अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम खान। आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अफॉरिज़म्स के मतलब, जो मुश्तमिल है 63 से लेके 69 तक। और इसमें जो मेन टॉपिक है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन को समझाया गया है कि जो मेडिसन लॉ ऑफ सिमिलर पे बेस करती है उसका प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन कैसे होगा, और जो इसके अपोजिट है उसका प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन क्या होगा, और इसके एंड रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं अफॉरिज़म नंबर 63 की तरफ। मैं पढ़ता हूँ इसको और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अफॉरिज़म नंबर 63, एवरी पावर दैट acts on life, every medicine alters the vital force more or less and brings about in human health certain modifications of greater or less duration। जो भी चीज़ मेडिसिन के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके वाइटल फोर्स को कम या ज़्यादा उसके अंदर तब्दीलियाँ लेके आ सकती है, और जिसकी वजह से आपके जो हेल्दी स्टेट है उसके अंदर चेंजिंग्स आपको नज़र आएंगी। वी कॉल दिस द प्राइमरी एक्शन, यानी जो चीज़ जो भी मेडिसिन वाइटल फोर्स के ऊपर असरअंदाज होती है उसको हम प्राइमरी एक्शन कहते हैं। Although it is a product of both the medicinal and the vital force, this primary action nevertheless belongs to more to the domain of the former। अगरचे ये प्राइमरी एक्शन पैदा होता है वाइटल फोर्स और मेडिसिन दोनों से, लेकिन इसका ज़्यादा ताल्लुक मेडिसिन के साथ है। मतलब समझने की हद तक आप ये कह लें कि 80% किरदार प्राइमरी एक्शन का मेडिसिन और 20% वाइटल फोर्स का है, क्योंकि वाइटल फोर्स इसको एक्सेप्ट करती है, वो पैसिवली इसको रिसीव करती है। और वाइटल फोर्स स्ट्राइव्स टू अपोज इट्स एनर्जी टू दिस इन्फ्लुएंस। हमारी जो वाइटल फोर्स है वो जो मेडिसिन दी है इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती है। दिस इट्स लाइफ प्रिजर्विंग रिएक्शन। वाइटल फोर्स जो कि हमारी बॉडी का प्रिजर्वर है, वाइटल प्रिंसिपल, तो ये एक प्रिजर्विंग रिएक्शन करती है। इज़ एन ऑटोमेटिक एक्टिविटी कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन और काउंटर एक्शन। मीन प्राइमरी एक्शन इज़ रिलेटेड विद योर मेडिसिन विच यू आर गोइंग टू टेक, एंड द प्राइमरी एक्शन solely depends upon your vital force, how vital force reacts toward this energy or medicine। ये अफॉरिज़म नंबर 63 था। 64 में क्या कहते हैं जी? During the primary action of the artificial disease agents on our healthy bodies, as the following example indicates, our vital force seems to behave in a purely receptive or passive way। It is as if it were forced to receive into itself artificial power acting from without, so long its state of health to be changed। But then it seems to rally in response to this influence primary action that it's taken on। यानी प्राइमरी एक्शन जब हम कोई भी आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट यानी कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो वो नीचे दी गई मुख्तलिफ एग्जांपल्स में आपको समझ में आ जाएगा कि वाइटल फोर्स उसको रिसीव करती है और उसको अलाउ करती है कि वो हेल्दी जो स्टेट है उसके अंदर चेंजेस लेके आए। यानी यहाँ पे रिसेप्टिव और पैसिव वे में वाइटल फोर्स बिहेव करती है। यानी एग्जांपल्स क्या है? नंबर ए, इट प्रोड्यूस द एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन, काउंटर एक्शन या सेकेंडरी एक्शन if such a condition exists in nature। The intensity of this reaction is proportionate to the effect primary action exerted on it by the artificial disease agent and of course to its own energy as well। यानी वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन कब होगा? यानी हम यहाँ सेकेंडरी प्राइमरी एक्शन तो मैंने को बता दिया कि इसका ताल्लुक मेडिसिन के साथ है जो आप ले रहे हैं। अब जो सेकेंडरी एक्शन है इसको फर्दर दो टाइप में तकसीम किया गया है। या तो ये सेकेंडरी एक्शन काउंटर एक्शन होगा, और या तो ये सेकेंडरी एक्शन
क्यूरेटिव एक्शन होगा। काउंटर एक्शन तब होगा, यानी बिल्कुल ऑपोजिट, वो तब होगा जब आप जो मेडिसिन इंटर कर रहे हैं इसका ताल्लुक जो ऑलरेडी नेचुरल डिजीज़ बॉडी में मौजूद है उसके साथ अपोजिट है, तो वाइटल फोर्स काउंटर एक्शन करेगा उसी तवानाई के साथ जिस तवानाई या जिस ताकत में आपने आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूसिंग इंटर की है बॉडी में। यानी जितना स्ट्रॉन्गर प्राइमरी एक्शन होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर काउंटर एक्शन होगा। ठीक है, वाइटल फोर्स का काउंटर एक्शन तब होगा जब आप मेडिसिन जो दे रहे हैं उसका डिसिमिलर पैथोजेनेटिक रिलेशनशिप होगा विद द ऑलरेडी नेचुरल डिजीज़ फाउंड इन योर बॉडी। समझ आइए, यानी नेचुरल डिजीज़ जो बॉडी में मौजूद है उसके सिम्टम्स, उसके मैनिफेस्टेशंस और जो आप मेडिसिन्स दे रहे हैं बॉडी में उसका रिलेशनशिप आपस में, सिम्टम्स का रिलेशनशिप अपोजिट है, तो तब काउंटर एक्शन हो गया। समझ में आई? अभी बी में या कहते हैं यानी क्यूरेटिक को वाइटल फोर्स का जो सेकेंडरी एक्शन जो होता है वाइटल फोर्स की वजह से होता है उसका क्यूरेटिव एक्शन कब होगा, जब और इफ सच अ कंडीशन डायरेक्टली अपोजिट टू द प्राइमरी एक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, it tries to reassert its authority by extinguishing the alteration brought about on it from without by the medicine and reestablishing its normal function। यानी जब जो प्राइमरी एक्शन आपने बॉडी के अंदर पैदा किया किसी मेडिसिन से, तो ऐसा ही अपोजिट सिचुएशन पहले से मौजूद ना हो तो ये फिर क्या करेगा, ये वाइटल फोर्स क्यूरेटिव एक्शन करेगा, वो उस चीज़ को ख़त्म करेगा, इनहेलेट करेगा जो आपने अंदर कोशिश की है प्राइमरी एक्शन पैदा किया है किसी भी सिमिलर मेडिसिन से, तो ये इसको ख़त्म करेगा और आपकी जो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल सेंसेशंस हैं उसको रीस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, यानी जो अंदर डिजीज़ मौजूद है नेचुरल, आप आर्टिफिशियल सिमिलर एंटर करेंगे फिर तो क्यूरेटिव एक्शन होगा, अदरवाइज काउंटर एक्शन होगा। ठीक है ना जी। अब फॉर्जम नंबर 65 में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं जी, जो काउंटर एक्शन के एग्जाम्पल्स दिए हैं जो मैंने आपको समझाया फॉर्जम नंबर 64 में। 65 में कहते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ए अबाउट अ हैंड इमर्ज इन हॉट वाटर is of course at first much warmer than the other one, which is not emerged primary action, but once removed from the hot water and completely dried it soon becomes cold and much colder than the other hand, secondary action। प्राइमरी एक्शन क्या है जी, यहाँ एग्जांपल दिया है कि आप गर्म पानी में अपना हाथ भिगोएं, ठीक है, तो ये हाथ आपका ये दूसरे हाथ से ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, ये प्राइमरी एक्शन है गर्म पानी का। बट वंस रिमूव फ्रॉम द हॉट वाटर, जब आपने इतना वो दायां हाथ पानी से निकाला, जो आपने पानी में डाला था गर्म पानी में, अपने हाथ निकाला और उसको कम्प्लीटली खुश किया, तो ये जो पहले गर्म था ये दूसरे हाथ से और भी ठंडा हो जाएगा। दिस इज़ सो कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, यानी गर्म और सर्द का यहाँ अपोजिट रिलेशनशिप है। Another example is someone who is heated by vigorous exercise, that is primary action। एक बंदा खूब एक्सरसाइज करता है ज़बरदस्त करके, तो उसका जो वो वार्म अप हो जाता है, लेकिन बाद में उसके सेकेंडरी एक्शन के तौर पे उसको ठंड लगती है और वो शिवर करता है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ कोल्डर देन द नॉर्मल, जैसे आजकल हमारे एबटाबाद में पाकिस्तान में ठंड है और बंदा अगर जिम ज्वाइन करता है और वहाँ ठीक वार्म अप करता है को वहाँ और गर्मी लगेगी, वो अपनी जैकेट उतार देगा। यहाँ कदरे ठंड ज़्यादा हो गई है, तो जब बाहर निकलेगा तो जब वो आ रहा था जिम की तरफ उसको इतनी सर्दी नहीं लग रही, लेकिन जब वो जा रहा है तो सेकेंडरी एक्शन के तौर पे उसको सर्दी ज़्यादा लगेगी, वो शिवर करेगा। द मैन हु यस्टरडे वाज वार्म्ड बाय टू मच वाइन, आदमी जो उसने कल बहुत सारी शराब पी थी, प्राइमरी एक्शन के तौर पे वो बड़ा ही पुरजोश होगा, गर्म होगा। टुडे फील्स चिली, आज उसको सर्दी लगेगी।
हर ठंडी हवा के झोंके से उसको सर्दी लगेगी। दिस इज सो कॉल्ड काउंटर एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन। एन आर्म दैट हैज़ बीन लॉन्ग इमर्स इन द कोल्ड, अब अपोजिट है जी, एक आपने अपना बाजू ठंडे पानी में रखा तो शुरू में लाजमी बात है वो ठंडा भी हो जाएगा, पेल कलर भी हो जाएगा, दिस इज सो कॉल्ड प्राइमरी एक्शन। लेकिन जैसे ही आप ठंडे पानी से रिमूव करेंगे, इसको खुश करेंगे, तो ये दिस वुड बी वार्मर देन द अदर आर्म, ठीक है, और भी सुर्ख भी होगा और गर्म भी होगा आपका हाथ, और इन्फ्लेम भी होगा। दिस इज सो कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन, काउंटर एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। एक्सेसिव लाइवलीनेस रिजल्ट फ्रॉम टेकिंग स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने से बहुत ज़्यादा बंदा एक्टिव हो जाता है, जज्बा सा जोश सा उसमें होता है। बट आफ्टरवर्ड लेथार्जी एंड ड्राउजीनेस रिमेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उसके बाद थकावट सी, ड्राउजीनेस वो लॉन्ग टाइम उसके अंदर रहेंगी। इसको क्या कहते हैं? काउंटर एक्शन। अनलेस रिमूव बाय द रिपीटेड टेकिंग और मोर कॉफ़ी। लेकिन जब आप अगर चाहते हैं कि लेथार्जिक या ड्राउजीनेस ना रहे, तो आप फिर वो प्राइमरी एक्शन हासिल करने के लिए ब्रीफ पैलिएशन, वक्ती अफाका के लिए आप वो कॉफ़ी पीते रहें। The heavy stupor sleep of opium primary action is followed on the next night by great insomnia। यानी बंदे को नींद नहीं आ रही और वो ओपियम खाए तो बहुत हैवी स्लीप, कोमाटोज स्लीप आपको देखने को मिलेगी। लेकिन नेक्स्ट नाइट उसको जो थोड़ी बहुत नींद आएगी वो भी नहीं आएगी, वो बिल्कुल इंसोमिया का पेशेंट बन जाएगा। दिस इज सो कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन। द हैवी स्टupor sleep of opium primary action is followed by on the next night by greater insomnia। बात होगी। द कॉन्स्टिपेशन ऑफ ओपियम प्राइमरी एक्शन इज फॉलोड बाय डायरिया सेकेंडरी एक्शन एंड पुर्जिंग विद मेडिसिन दैट स्टिमुलेट द इंटेस्टाइन प्राइमरी एक्शन इज फॉलोड बाय कॉन्स्टिपेशन। यानी ऐसा कॉन्स्टिपेशन जो ओपियम इस्तेमाल करने से डायरिया को दबाया गया और पेशेंट को फील होगा कि ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड, तो सेकेंडरी एक्शन पे क्या होगा, वो डायरिया और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायरिया को दबाने के लिए कॉन्स्टिपेशन, डायरिया को दबाने के लिए आपने कॉन्स्टिपेशन कॉज करने के लिए ओपियम दे दी, तो वक्ती तौर पे तो कॉन्स्टिपेशन काज हो जाएगा। लेकिन अब प्राइमरी एक्शन ख़त्म होगा तो काउंटर एक्शन के तौर पे उसको कॉन्स्टिपेशन और हो जाएगी। Thus through the primary action of every substance that is larger doses strongly alters the condition of healthy body, or vital force always produces in the secondary action the exactly opposite condition when as stated above such a condition exists। तो यानी प्राइमरी एक्शन के तौर पे कोई भी सब्सटेंस आप अगर लार्ज डोज में स्ट्रांगली एक स्ट्रॉन्गर डोज देंगे तो वो उतना ही स्ट्रांगली आपकी हेल्दी स्टेट को आल्टर करेगी, चेंज करेगी, लेकिन वाइटल फोर्स उतने ही ताकत के साथ काउंटर एक्शन करेगी अगर ऊपर बताई हुई अपोजिट स्टेट मौजूद हो इन बिटवीन योर नेचुरल डिजीज सिम्टम्स एंड द सिम्टम्स ऑफ योर मेडिसिनल आर्टिफिशियल डिजीज। 66 में क्या कहते हैं? बट इन अ हेल्दी बॉडी वन विल नॉट नोटिस एनी conspicuous secondary or counter action to the effect of very small homeopathic dose of pathogenic substance। लेकिन आप तस्वीर का दूसरा रुख है, हेल्दी बॉडी में आपको सेकेंडरी एक्शन या काउंटर एक्शन आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप होम्योपैथिक डोज दें जो, या ऐसे पैथोजेनेटिक सब्सटेंसेस दे जो होम्योपैथिक हो, ठीक है, सिमिलैरिटी हो, तो उसके अंदर आपको काउंटर एक्शन नज़र नहीं आएगा। द प्राइमरी एक्शन दैट सम ऑफ दिस रेमेडीज प्रोड्यूस इज परसेप्टेबल टू अ सफिशिएंटली अटेंटिव ऑब्जर्वर। तो प्राइमरी एक्शन में क्या होगा? प्राइमरी एक्शन चूँकि बॉडी के अंदर सिर्फ अटेंटिव ऑब्जर्वर जो है, जो हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, उनको ही प्राइमरी एक्शन थोड़ा सा परसीव होगा। बट द काउंटर एक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ओनली एज मच एज इज नीडेड टू रिस्टोर द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन काउंटर एक्शन चाहे सेकेंडरी एक्शन उसमें इतना ही होगा कि वो नॉर्मल कंडीशन को रिस्टोर करे, ना कि मसले को और बढ़ा दें। 67 में क्या कहते हैं? दीज इनकंट्रोवर्टिबल ट्रूथ्स विच nature and experience spontaneously offer explain to us the benefit of homeopathic cures and conversely prove the absurdity of antipathic and palliative treatment with contrary remedies। यानी ये जो ऐसा सच जिसको छुपाया नहीं जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता, और ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें नेचर में भी नज़र आते हैं, जो हमें
एक्सपेरिमेंट करके भी नज़र आते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि होम्योपैथी क्योर्स और इसकी बेनिफिट्स क्या है। और इसके अपोजिट जब आप पैलिएटिव या एंटीपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे अपोजिट मेडिसिन्स के साथ, डिसिमिलर मेडिसिन्स के साथ, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह। ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर, हाँ एक चीज़ यहाँ पे समझे कि प्राइमरी एक्शन कहाँ आपने पैलिएट करना है, कहाँ आपने प्राइमरी एक्शन को फ़ायदे में लेके आना है, कहाँ आपने काउंटर एक्शन से मदद लेनी है। ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर डेंजर टू लाइफ एंड इमीडिएट डेथ डू नॉट अलाउ टाइम फॉर होम्योपैथिक रेमेडी टू एक्ट। यानी एक बंदे की ज़िंदगी ख़तरे में है, ठीक है, इमरजेंसी केस है, तो वहाँ पे आपको लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए टाइम नहीं है टू एक्ट, नेदर और ना घंटे हैं ना 1 मिनट्स हैं, ठीक है। इन सडन एक्सीडेंट टू हेल्दी इंडिविजुअल सच एज एस्फाइक्सिएशन, अपैरेंट डेथ फ्रॉम लाइटनिंग, चॉकिंग, फ्रीजिंग डाउन, बंदा डूब गया है, बंदे को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है या चीज़ फंस गई है नवाले में, गले में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या उस पर बिजली गिर गई है या उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ओनली इन सच केसेस में वी and should we at a first measure at least bring back irritability and insensitivity by using a palliative such as gentle electrical stimulation, clusters of strong coffee, smelling salts, gradual warming। यानी जैसे ना बंदा कुएं में डूब गया या दरिया में डूब गया, उसको निकाले, उसको उल्टा करे, उसका पानी निकाले, ठंड है तो उसके जिस्म को गर्म करे, गर्म कॉफ़ी पिलाए, उसके जिस्म को गर्म करें। तो वहाँ पे आपने ये सिमिलर रिलेशनशिप of your natural disease and what you are going to use medicine, उसका सिमिलर रिलेशनशिप नहीं देखा। वहाँ आपने कुछ भी करना है, पैलिएट करना है, वक्ती तौर पे जो सेंसिटिविटी है आपकी वाइटल फोर्स की उसको दूर करना है, इरिटेबिलिटी है उसको दूर करना है, ठीक है, चाहे आपको जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो काउंटर एक्शन की इजाज़त, प्राइमरी एक्शन की सिर्फ यहाँ पे इजाज़त है, just to palliate। After this stimulation, the action of vital organ resumes its former healthy course, since this was not a disease needing to be removed, but only a restriction or inhibition of the vital energy। यानी ये एक डिजीज़ नहीं है जो आप रिमूव कर रहे हैं, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है हमारी वाइटल फोर्स के दरमियान और आपकी मेडिसिन के दरमियान। पहले इसको रिमूव करें। To this also belong various antidotes to sudden poisoning, alkalis for the injection of mineral acid। इसी तरह एंटीडोट आपने करना है, एक बंदे ने एसिड पी लिया, इसको अल्कलाइज करना है आपने। हेपरसल्फ पॉइजनिंग को फॉर मेटल पॉइजनिंग के लिए आप हेपरसल्फ देंगे। कॉफ़ी एंड कैम्फर फॉर ओपियम की पॉइजनिंग के लिए आप कॉफ़ी, कैम्फर या एपिकॉक देंगे, ठीक है। उसको homeopathic remedy is not necessarily wrongly chosen just because one or more of its symptom is the opposite of some disease symptoms of medium or small importance, provided the remaining stronger salient characteristics and peculiar symptoms of the disease are destroyed and extinguished by that same remedy through symptom similarity, homeopathically covered and neutralize the few opposite symptoms of the remedy disappear by themselves after it has ceased to act without in the least delaying the cure। देखें, ये लाजमी नहीं है कि आपने एक दवाई सेलेक्ट की है वो सारे सिम्टम्स को कवर करे। लेस इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट ऐसे सिम्टम्स को भी कवर करे, लेकिन ज़रूरी क्या है वो ऐसे अलामात को कवर करे जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्गर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, पेक्यूलर हो। जब उससे आप नेचुरल डिजीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो बाकी के जो सिम्टम्स हैं, बाकी के जो सिम्टम सिमिलैरिटी में नहीं आते, यानी एक हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना, जो सिम्टम्स ही सिमिलैरिटी में नहीं आते, कुछ आते हैं जो ज़रूरी हैं, बाकी को क्या होगा, तो बाकी के लिए हम कोई और दवाई देंगे। इसीलिए एक वक्त में एक दवाई, ये नहीं कि इस सिम्टम के लिए आप एक दवाई देंगे, दूसरे सिम्टम के लिए दूसरी दवाई, तीसरी, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। फर्स्ट कंसल्टेशन में ओनली वन रेमेडी विच मस्ट बी सिमिलर इन इट्स मैनिफेस्टेशन विद द नेचुरल डिजीज सिम्टम्स, ठीक है। The more important symptoms are peculiar characteristics, uncommon, strange symptoms, peculiar persistence and present state of the disease। ये कवर करे।
तो बाकी के जो सिमिलैरिटी में नहीं आते और मीडियम या स्मॉल इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ना ही ये केयर को डिले करेंगे खुद ब खुद, क्योंकि आपकी वाइटल फोर्स, आपकी प्रिजर्विंग लाइफ ऑप्टिमल लेवल तक आ चुकी है। अगला काम उसका है कि उसने कहाँ कहाँ पे मसाइल को हल करना है बॉडी के अंदर। एंड yet the modern mongrel sect invokes this observation in vain to find such exception to the rule everywhere and to slip in on the sly there। अब डॉक्टर हनुमान ने एलोपैथिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप उसको गूगल कर ले। आई एम नॉट एबल टू डिफाइन दीज वर्ड्स। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा सिस्टम जो हर जगह रूल कर रहा है, हुक्मरानी कर रहा है, और जो पैलिएशंस ही कर रहे हैं, यानी एलोपैथिक या कन्वेंशनल जो सिस्टम है, और उल्टा उससे नुकसान हो रहा है, और वो इसके अपोजिट के जो होम्योपैथिक ऑब्जर्वेशन है उसको ख़ातर में नहीं लाते। दे डू दिस ओनली टू सेव देमसेल्फ द ट्रबल ऑफ लुकिंग फॉर। ये इसलिए कर रहे हैं कि एक होम्योपैथिक रेमेडी फाइंड आउट करने बड़ा ट्रबल होती है, गप नहीं है, गपशप नहीं है कि आप भाई रेमेडी सिमिलर रेमेडी फाइंड आउट करें। ये बहुत ही जतन मांगती है। वेरी कन्वीनियंटली अपेयरिंग टू बी होम्योपैथिक फिजिशियन वाइल देयर परनिशियस एक्शन प्रूव अदरवाइज। यानी होम्योपैथिक फिजिशियन जो है वो एक अच्छा फिजिशियन जो ऑर्गेनन पे दस्तरस रखता हो उसके लिए बहुत इजी है, और लेकिन अब वक्ती तौर पे पैलिएशन करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 68 में क्या कहते हैं, इन होम्योपैथिक क्योर्स एक्सपीरियंस शोज दैट आफ्टर द अनयूजुअली स्मॉल डोजेज ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड इन दिस थेरेपी doses just sufficient to overcome the natural disease through symptom similarity and drive it from the sensation of the vital principle. It does sometime happen that some slight medicinal disease is at first left behind alone in the organism, but because of the extraordinary minuteness of the dose, it is so fleeting and mild and so quickly disappears by itself that only energy the vital force needs to exert against such a small disturbance is that required to raise the resulting state of health to one of the complete cure, which after extinguishing of the original disease is not much। यानी एक यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है ना जी, अंदर एक नेचुरल डिजीज़ आप वैसी सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज़ इंटर कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल डिजीज़ कितने टाइम तक रहेगी, क्या है वो हमारी बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुँचा सकती। तो याद रखें, अगर आप डोज की जो पोसोलॉजी है उसके लॉज को फॉलो करें, फॉर नंबर 275 टू 287, तो फिर तो आपकी जो आर्टिफिशियल डिजीज़ है वो बॉडी के अंदर फॉर अ वाइल रहेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वेरी टेम्परेरी एक्शन, दे हैव वेरी टेम्परेरी एक्शन ड्यू टू माइन्यूटनेस ऑफ द डोज, वेरी वॉलेटाइल एक्शन, तो वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल कंप्लीट क्योर, कंप्लीट हेल्थ रेस्टोरेशन होने के बाद। फॉर नंबर 69 में कहते हैं जी, exactly the opposite happens in antipathic procedure to counter a symptom the physician chooses an opposite medical symptom opposing the primary antibiotic। यानी इसके अपोजिट यानी एलोपैथिक में, एंटीपैथिक में पैलिएटिव मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल कि एक्यूट पेन को एनेस्थेटिजिंग एक्शन रखने वाली ओपियम से उसको दबाया जाता है। These two symptoms are not foreign and completely allopathic। अब ये एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ ओपियम एंड एक्यूट पेन ये बिल्कुल डिसिमिलर है ना रिलेशनशिप, तो कम्प्लीटली एलोपैथिक टू ईच अदर, ठीक है। तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो द डिजीज सिम्टम्स इज सपोज टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द अपोजिट। तो यहाँ क्या समझा जाता है जी, एक्यूट पेन है जी, इंजेक्शन लगा दिया मॉर्फिन का और दर्द ख़त्म हो गया, लेकिन दिस वो वक्ती तौर पर ख़त्म होता है और इम्पॉसिबल है उसको कम्प्लीटली क्योर करना। इट इज़ ट्रू दैट द एंटीपैथिकली चूजन रेमेडी टचेज द सेम डिजीज पॉइंट इन द ऑर्गेनिज्म एट होम्योपैथिकली चूजिंग वन, बट द एंटीपैथिक रेमेडी मास्क द अपोजिट नेचुरल डिजीज सिम्टम ओनली सुपरफिशियल एंड हाइड्स इट फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम द वाइटल प्रिंसिपल। यानी अब ये कहते हैं कि नो डाउट जो एंटीपैथिकली दवाई इस्तेमाल की जाती है वो भी पैथोजेनेटिक जो साइट है वहीं पे एक्शन करती है, जैसे होम्योपैथिकली मेडिसिन जो है वो करती है, लेकिन एंटीपैथिक रेमेडी जो है वो मास काउंट कर देती है, वो हाइड कर देती है सुपरफिशियली उस नेचुरल डिजीज़ को, ठीक है, वाइटल प्रिंसिपल से।
Thus, in the first moment of the palliation, the vital force feels nothing disagreeable. तो vital force प्राइमरी एक्शन के दौर पे प्राइमरी एक्शन के दौरान उसको कुछ भी गड़बड़ी नज़र नहीं आती, इधर फ्रॉम द सिम्टम्स और फ्रॉम द अपोजिंग, या वो जो डिजीज़ है नेचुरल, या वो जो आप एंटर कर रहे हैं मेडिसिन एजेंट अपोजिट. These two forces appears mutually to have removed and it were dynamically neutralize each other in the sensation of the vital force. तो वो वक्ती तौर पे उसको सप्रेस कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है, ख़त्म नहीं करता. यानी द एनेस्थेटाइजिंग पावर ऑफ ओपीएम appears to destroy the pain. तो वो कहते हैं जी जैसे ओपीएम का जो एनेस्थेटिक एक्शन है वो पेन को ख़त्म कर देता है वक्ती तौर पे, न्यूट्रलाइज कर देता है, नॉट क्योर, नॉट एनिहिलेट और एक्सटर्मिनेट और डिस्ट्रॉय द पेन, ठीक है, बट जस्ट टू मास्क or hide, to neutralize the pain. The vital force feels as if it were healthy in the first minutes and it aware neither of the opiate nor of the disease pain. तो vital force क्या करता है कि चंद पहले मिनट में vital force कुछ भी एक्शन नहीं लेता, but the opposite medicinal symptom cannot supplant the pathology. लेकिन अपोजिट मेडिसिन जो रेमेडी है वो पैथोलॉजिकल अनट्यूनमेंट को कम्प्लीटली क्योर नहीं करता, दबाता है जब तक कि प्राइमरी एक्शन रहता है. एंड प्राइमरी एक्शन डिपेंड अपॉन द डोज ऑफ मेडिसिन विच यू आर यूजिंग. जैसा कि सिमिलर स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज़ होम्योपैथिक प्रोसीजर के ज़रिए उसको रिप्लेस करके ख़त्म कर देती है, ऐसे कभी भी एक एलोपैथिक मेडिसिन उसको ठीक नहीं करती बल्कि उसको हाइड कर देती है. द पैलिएटिव रेमेडी प्रोसीजर अ कंडीशन कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम द पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड देयरफॉर लीव्स इट इंटैक्ट. In the beginning, this palliative remedy makes a vital force insensible to the natural disease in an apparent dynamic neutralization, but its effect quickly disappear by itself. All medicinal diseases do, leaving behind the natural disease unchanged. यानी पहले तो पैलिएटिवली उसको वाइटल फोर्स के नज़र में ये चीज़ नहीं आती, मरीज़ कहता है ये बड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन उसको वक्ती तौर पे ये न्यूट्रलाइज कर लेता है और क्विकली इस प्राइमरी एक्शन ख़त्म जब होता है तो फिर वाइटल और सारी मेडिसिन का इफ़ेक्ट फॉर अ वाइल होता है और नेचुरल डिजीज़ को वो अनचेंज छोड़ के अपना एक्शन ख़त्म कर देती हैं. मोरओवर अपॉन द प्राइमरी एक्शन ऑफ पैलिएटिव्स एज ऑल पैलिएटिव्स मस्ट बी गिवन इन लार्ज डोजेज टू प्रोड्यूस द अपैरेंट अर्ली. तो पैलिएशन के लिए आपको जो नेचुरल जो आर्टिफिशियल डिजीज़ एंटर कर रहे हैं ये हमेशा स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ हमने पिछले फॉज में पढ़ा कि पहले से मौजूद डिजीज़ अगर स्ट्रॉन्गर है तो वो वीकर डिसिमिलर डिजीज़ को अंदर आने वीकर नेचुरल डिजीज़ को अंदर आने नहीं देगा. तो पैलिएशन कॉज करने के लिए आपको लाजम है कि आप बड़ी मकदार में डोजेस दें. तो आज हम देख रहे हैं पहले एंटीपैथिकली मेडिसिन कम मकदार में काम करती थी तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाते आज हम देख रहे हैं पेशेंट्स के साथ कि वो कितनी मेडिसिन खा चुके होते हैं फिर भी काम नहीं कर रही होती या वक्ती फाका देख के उनके होल डिजीज़ को एग्रीवेट कर लेती हैं. तो हमने ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन को डिटेल में पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. प्राइमरी एक्शन होम्योपैथिक में वाइटल फोर्स को मजबूर करता है को कैवरेटिव एक्शन ले ड्यू टू सिमिलैरिटी एंड ड्यू टू माइन्यूटनेस ऑफ द डोज, और एलोपैथी में एंटीपैथी में काउंटर एक्शन पे मजबूर करता है वाइटल फोर्स को ड्यू टू डिसिमिलैरिटी ऑफ द मेडिसिनल फोर्स एंड लार्ज डोजेस. उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.